हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण किस प्रकार निर्धारित करें। तो इसमें हम आसान तरीके से वेग समीकरण निकालना सीखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम शुरू करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण निकालना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। यहाँ पर हम एक अभिक्रिया लेते हैं जिसमें अभिकारक A क्रियाफल में बदल रहा है। अब यहाँ पर हम लेते हैं कि जब t बराबर 0 है, t बराबर 0 का अर्थ यह है कि अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। t बराबर 0 में A की सांद्रता हम ले लेते हैं स्मॉल a, और प्रोडक्ट अभी बना नहीं है इसलिए इसकी सांद्रता ले लेंगे 0। फिर समय t पर, मतलब कुछ समय बीत गया, ठीक। तो इस a में से कुछ भाग प्रोडक्ट में बदल गया, तो इसकी सांद्रता घट जाएगी और इसे हम ले लेंगे a माइनस एक्स, और प्रोडक्ट की सांद्रता को ले लेंगे x, क्योंकि a का x भाग ही प्रोडक्ट में बदला है। अब द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियमानुसार जो अभिक्रिया की दर होती है, अर्थात अभिक्रिया की दर को हम dx अपॉन dt से दर्शाते हैं। dx क्या चीज़ है? सांद्रता में परिवर्तन। dt क्या है? समय अंतराल। तो समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? दर। तो हम क्या लेंगे? dx अपॉन dt, यानी कि अभिक्रिया की दर को दर्शा रहा है। समानुपाती होता है क्रियाकारक के सांद्रता के। तो क्रियाकारक यहाँ पर कौन है? a माइनस एक्स, समय जब t है तब, तो ये किसके समानुपाती हो जाएगा? a माइनस एक्स के। इसके बाद हमको क्या करना है? ये समानुपातिक को हम जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक यूज़ करेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स। ये k जो है हमारे लिए यहाँ पर वेग स्थिरांक है। इसे आप दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको पक्षांतर करेंगे। इस dt को आपको यहाँ पे लेके जाना है और a माइनस एक्स को इधर लाना है। तो ये हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू डी टी। इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ये जो है वो हम इसको क्यों इधर लेके आए? देखिए dx जो है ये सांद्रता में परिवर्तन है और ये भी सांद्रता है, तो a माइनस एक्स को हम इधर ले गए और dt को इस तरफ ले गए। अब ये जब हम इसको d के फॉर्म में दिखाते हैं, स्मॉल d के, तो वो एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन को शो करता है। तो हमको जब पूरा ओवरऑल चेंज दिखाना है तब हमको इसका समाकलन लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 का हम यहाँ पर समाकलन लेंगे। तो ये हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स, और यह आ जाएगा k डी टी। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ तक आपको कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, ये आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। लेकिन अब जो इसके आगे का प्रोसीजर है, इसके बाद जो अगला स्टेप आता है जिसे हम इक्वेशन नंबर 4 बनाएंगे, आपको केवल वही पद याद रखना होता है, क्योंकि ये फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ये फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। जब भी हम dx अपॉन a माइनस एक्स इस तरह के किसी चर का इंटीग्रेशन करते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको मिलता है माइनस लॉग a माइनस एक्स। इसका जो है इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग a माइनस एक्स होता है, और ये स्थिरांक का वैसा ही रहता है। तो ये हो जाता है k t, ये dt का हो जाता है t, और साथ में यहाँ पर आता है एक कांस्टेंट। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हमको क्या करना है? इस नियतांक की वैल्यू निकालनी है। तो इस नियतांक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? t बराबर 0 पर, जब t बराबर 0 तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 0, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? a, सबसे शुरू में आपको बताया था। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग a इज इक्वल टू आ जाएगा c। क्यों? k इंटू टी है और t 0 है, तो k इंटू 0 0 हो गया, तो c बराबर ही आ गया। अब हमको इस c की वैल्यू समीकरण नंबर 4 यानी कि यहाँ पर रख देना है। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, माइनस लॉग a माइनस एक्स
इज इक्वल टू के टी, अब ये माइनस है, ठीक है, तो प्लस और माइनस गुणा करते तो माइनस हो जाता है, तो माइनस लॉग ए आ जाएगा। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हमको इसको व्यवस्थित करना है, इस समीकरण नंबर 5 को आपको व्यवस्थित करना है, रीअरेंज करना है केवल। तो जो लॉग वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आते हैं और के टी को एक तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर निकल आएगा के टी इज इक्वल टू, ठीक है, के टी इज इक्वल टू, अब आप इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस लॉग ए है, जब आप इसे इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया लॉग ए, और ये माइनस ही रहेगा, माइनस लॉग ए माइनस एक्स। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 6। अब इसको ये लॉग वाले रूल से, ये जो पॉजिटिव में रहता है ये अंश में, और ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है इसे हम क्या करेंगे हर में। तो ये कैसा आ जाएगा, के टी इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब इस टी को भी पक्षांतर कर देते हैं, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा 1/t इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब हम इसको नेचुरल लॉग में चेंज करेंगे, लॉग टू द बेस 10 वाले में। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो ये इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दीजिए और इसको चेंज कर लीजिए, इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, और यही आपको निकालना था। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण है, ठीक है। और इसमें आप 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, इस समीकरण को एक दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है, पर उससे पहले हम इसका मात्रक निकाल लेते हैं कि इसका मात्रक क्या आएगा। तो टाइम का मात्रक आपको पता है कि सेकंड होता है, ठीक है, और ए यहाँ पे सांद्रता है जो कि इसमें है मोल प्रति लीटर में है, और ए माइनस एक्स भी सांद्रता है, ये भी मोल प्रति लीटर में है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1/सेकंड, यानी कि ये आ जाएगा सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड। ये इसका मात्रक निकल आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये समीकरण का रूप याद रखना चाहिए, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चंस में आता है। इस समीकरण 8 को हम एक और रूप में भी लिखते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। ये मैं बाकी को मिटा रही हूँ, समीकरण 8 को बस रहने दे रही हूँ। इसको हम एक और रूप में भी लिखते हैं, कई जगह पे ये आपको मिलेगा, k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग, इसे ले लिया जाता है ए नॉट, ये ऐसे नीचे ज़ीरो टाइप का साइन दिखता है। इसका अर्थ ये होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि शुरुआत में जो सांद्रता थी वो, और इसे लिया जाता है ए। और इसके बाद इसको पुनः जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला था उसमें चेंज करते हैं, तो ये आ जाता है, ये टी को इधर ले गए, ये हो गया के टी इज इक्वल टू लॉग ए नॉट अपॉन ए। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 9। कंटिन्यूशन में चलते हैं। अब ये एक और रूप में लिखा जाता है। इसके बाद जो अगला इक्वेशन आएगा वो ऐसा होता है, ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू हो जाता है ई टू द पावर के टी, ये पावर में आ जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है इस तरीके से। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू ई टू द पावर के टी, ये सिद्ध करिए, ऐसा आता है। या फिर इसको अगर आप उल्टा कर देंगे, ए को ऊपर ले जाएं यदि, इस तरीके से ए अपॉन ए नॉट, यानी कि टी समय पर सांद्रता बट्टे प्रारंभिक सांद्रता, तो ये बराबर आ जाएगा ई टू द पावर माइनस के टी। ये या तो ऐसा सिद्ध करिए करके भी आ जाता है, या ऐसा सिद्ध करिए करके भी क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ अलग नहीं पूछ रहा होता, ये आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ही ये वाला जो रूप है ये भी उसी के लिए ही है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो आपको इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, तो ये आप लोगों को बहुत आसान लगने लगेगा, बहुत ईजी है ये। और आपके एनसीईआरटी बुक में जो मैंने अभी इक्वेशन निकाला वो
क्रियाकारक के परिप्रेक्ष्य में निकाला है, परंतु एनसीईआरटी के बुक में ये क्रियाकारक के परिप्रेक्ष्य में नहीं निकाला, प्रोडक्ट के परिप्रेक्ष्य में निकाला। तो इसीलिए जो वहाँ पे dx/dt जो है वो चालू होता है तो वो -x से चालू होगा, परंतु अल्टीमेटली आपको दोनों जगह पे इक्वेशन सेम मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण अब बहुत आसानी से निकल जाएगा, परंतु फिर भी मैं कहूँगी मेरे समझाने से भी ज़्यादा आपका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे विथ अस, हमारे साथ बने रहिए, और जो भी आपको डाउट रहे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।